जय हिंद, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से टॉपिक लेकर आए। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 6 से हम लोगों ने पार्ट 5 तक बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन किया बैक्टीरिया के, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, डिसीज़ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 5 तक डिस्कशन किया है। आज के इस वीडियो में भी हम बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोग पर। इससे पहले जो हम लोगों ने बैक्टीरिया से होने वाले रोग पर डिस्कशन किया था वो शॉर्ट में और इंग्लिश में डिस्कशन किया था, जिससे कि आपको शॉर्ट में अगर आपको पढ़ना है तो आप शॉर्ट में भी पढ़ सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि हमें एक्सप्लेन कर पूरा एक एक चीज़ें बताया जाए तो आप पार्ट 6 की वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें आपको बैक्टीरिया से एक एक चीज़, बेसिक से बेसिक चीज़ें बताई जाएगी। किसी भी डिजीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे तो उसके उपचार, रोकथाम, सारी चीज़ों को लेकर आपको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया डिसीज़ के बारे में। बैक्टीरिया डिसीज़ के बारे में बात करें तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डिसीज़ देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड के बारे में। आपने नाम सुना होगा टाइफाइड, या इसे हम मियादी बुखार के नाम से जानते हैं, और टाइफाइड इंग्लिश में भी बोलते हैं। ठीक है, टाइफाइड जो होता है वो सल्मोनेला टाइफाइड द्वारा होता है, यानी कि सल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड डिसीज़ होता है, और ये आंत के संक्रमण के कारण होता है। यह जीवाणु जो होता है वो आंत की दीवार को, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर्स होती है, वो जो दीवार होती है उसको क्षतिग्रस्त कर देता है, और जिससे कि लगातार आपको फीवर रहने लगता है, और फिर आपके शरीर पर गुलाबी रंग के चकत्ते पड़ने लगते हैं, और जो रोगी होता है वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ लगता है, यानी कि सुस्त सुस्त लगता है। ठीक है, और आपकी नब्ज भी क्या होती है, धीमी होने लगती है। ठीक है, तो उस सिचुएशन पे हम लोग चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो हमें पता चलता है कि आपको टाइफाइड हो चुका है। ठीक है, ये जो टाइफाइड होता है वो आपके बॉडी में 2 से 3 सप्ताह तक बना रहता है, यानी कि आपको 1 मंथ के ज़्यादा आपको इसकी डिसीज़ जो होती है, ठीक है, ये 1 मंथ के आसपास तक आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है। आप सोचो कि मैं 1 वीक खाकर ख़त्म कर दूँ, नहीं, आपका टाइफाइड पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होगा। ये 2 से 3 हफ्ते तक बना रहता है, और इसकी अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो और आपका प्लीहा और पित्ताशय, इन सभी को संक्रमित होने से रोकता है। ठीक है, यदि आप सही से दवा लगातार नहीं खाते हैं तो ये भी आपका ग्रस्त हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं रोग का फैलना, स्प्रेड ऑफ डिसीज़। ठीक है, ये जो टाइफाइड है वो किसके कारण फैलता है, किसके कारण हमारे बॉडी में ये बैक्टीरिया इंटर कर जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रोगी का मलमूत्र के साथ जो जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं, जो मक्खियों द्वारा पीने के पानी तथा खाने की वस्तुओं में पहुंच जाते हैं, उसी से हमें टाइफाइड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने कहीं वॉशरूम किया, खुले में वॉशरूम किया, अब वहाँ पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, मक्खियाँ आपके वॉशरूम को टचिंग की, उसके बाद वही मक्खी आपके खाना या पानी में जाकर टच कर दी, तो उसी से आपको टाइफाइड जैसे डिसीज़ हो जाते हैं। तो ये मक्खियों के द्वारा, यानी कि उनके द्वारा हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं, अगर हम खुली हुई चीज़ें, मक्खियाँ की टच हुई चीज़ों को खाते हैं तो ये हुआ आपका रोग का फैलना। अब हम बात करते हैं उपचार और रोकथाम के बारे में, यानी कि इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो ट्रीटमेंट की बात अगर आए तो याद रखिएगा, कभी भी आपको टाइफाइड होता है तो क्लोरोमाइसिन नामक की एक औषधि आती है। इस रोग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको पड़ता है, और रोग के फैलने पर प्रतिरक्षण के लिए वैक्सीन के टीके लगवाने चाहिए, यानी कि टाइफाइड के लिए इंजेक्शन लगवाने चाहिए, और नियमित रूप से स्नान, कपड़ों की सफाई और आसपास स्थानों में साफ सफाई रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं निमोनिया यानी कि फेफड़ों के शोथ के बारे में। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया एक ऐसा रोग है जो आपके फेफड़े से संबंधित है, यानी कि आपके फेफड़े को क्षतिग्रस्त कर देता है यदि आपको निमोनिया है तो। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है,
और ये फेफड़ों में एल्वोलाई की म्यूकोसा को संक्रमित करता है, यानी कि फेफड़ा के अंदर जो एल्वोलाई की म्यूकस है उनमें कुछ लिक्विड सा पदार्थ आने लगता है, उनको संक्रमित कर देता है। यानी कि एल्वोलाई में द्रव एकत्रित होने के कारण आपको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। जब आपके एल्वोलाई की म्यूकोसा में यदि किसी तरीके का एल्वोलाई में द्रव एकत्रित हो जाता है तो आपको श्वसन करने में प्रॉब्लम होने लगती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रोग का फैलना, यानी कि स्प्रेड ऑफ डिसीज़। देखिए, रोग फैलता कैसे है, जैसे कि आप कफ व बलगम के कणों का श्वास के साथ प्रवेश करना। अब जैसे कि आप कोई सामने किसी को निमोनिया है और वो खांसी कर रहा है, अब खांसी करने के दौरान उसके मुंह से जो बलगम निकला उनके मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में किसी भी तरीके का इंटर कर गए तो उससे भी आपको निमोनिया हो जाता है। रोगी का ग्लास लेना, निमोनिया जैसे डिसीज़ की ग्लास आपने भी यूज किया तो भी आपको हो जाता है। खाद्य एवं जल का ग्रहण करना, उसके अलावा रोगी की थूक के द्वारा, ये रोगी की थूक के द्वारा भी फैलता है। अब हम बात करते हैं लक्षण के बारे में, यानी कि इनके सिम्टम्स क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले आपको कपकपी होने लगेगी। अगर आपको निमोनिया है तो आपको कपकपी होने लगेगी। स्लो मोशन में फीवर आने लगेगा, आपके गले में कफ जमने लगेगा, हेड पेन होने लगेगा और अधिक संक्रमण होने पर रोगी के ओठ और नाखून भी नीले पड़ने लगते हैं। जब आप ये मात्रा बहुत बढ़ जाती है निमोनिया की तो ओठ नीले पड़ने लगते हैं। साथ ही साथ थूक के साथ आपका ब्लड आने लगता है। अगर जब आप थूकते हो तो उसके साथ ब्लड आता है और पेट भी आपका फूल जाता है। तो ये कुछ लक्षण यानी कि सिम्टम्स थे। अब हम बात करते हैं इसके उपचार क्या है। तो इनके उपचार के लिए आपको एक मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है जिसे इरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन के नाम से जानते हैं। ये मेडिसिन जो होती है वो निमोनिया के डिसीज़ के लिए काफ़ी यूजफुल होती है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से आपको निमोनिया है तो बिना डॉक्टर के एडवाइस से मेडिसिन लेना आपके लिए गलत है। थर्ड बात करते हैं तापेदिक या यक्ष्मा, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ये जो रोग होता है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और ये थूक, खांसी के बलगम सीधे आपके संपर्क में आने लगता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपको ये डिसीज़ यानी कि ट्यूबरक्लोसिस होता है तो जीवाणु का जो संक्रमण होता है, जैसे कि थूक, खांसी के बलगम, ये सारी चीज़ें रोगी के संपर्क में आने पर होता है। अगर उनके संपर्क में आता है तो ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। ये भी जीवाणु के मानव के फेफड़ों पर ही प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ शरीर के आहार नाल, वृक्क, लीवर, मस्तिष्क पर भी आपके प्रभाव डालते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो आपका हेड पेन होने लगता है, आपको थोड़ा सा फीवर सा आपको लगता है, आपका गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस तरीके से आपके लीवर में भी, ब्रेन में भी और किडनी में भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तापेदिक के रोग हल्का ज्वर आने लगता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आपको हल्का ज्वर आने लगता है, खांसी आने लगती है, बलगम के साथ खून आने लगता है और थूक में कफ के द्वारा वातावरण में फैलने भी लगता है। और ये जो डिसीज़ है वायु के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। जब आप खांसी करते हो तो खांसी किया तो एयर के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में भी पहुंच जाता है। तो तापेदिक रोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और बच्चों के बॉडी में बीसीजी का टीका लगाया जाता है जिससे कि उनके ट्यूबरक्लोसिस से ठीक होने के चांसेस हों। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्यूबरक्लोसिस में बच्चों को कौन सा टीकाकरण किया जाता है तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए, आप बिल्कुल बता सकते हो। अब हम बात करते हैं हैजा, या इसे हम बोलते हैं विसुचिका। विसुचिका इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं कॉलरा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कॉलरा के बारे में, यानी कि हैजा के बारे में।
हैज़ा डिसीज़ विब्रियो कोलरी बैक्टीरिया के कारण होता है और ये दस्त और वमन होने लगता है। यानी कि जब आपके बॉडी में दस्त यानी कि बहुत ज़्यादा आप लेटरिन वगैरह जाते हो, लेटरिन करने में प्रॉब्लम होने लगती है, वमन होने लगता है, तो इससे बॉडी में आपको पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण होने लगता है, आपके बॉडी में पानी की कमी होने लगती है। साथ ही श्वेत और पतले दस्त होते हैं, यानी कि पतले पतले होने लगते हैं और अधिक संख्या में होते हैं और इससे रोगी जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है और फीवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये कैसे होता है तो ये आपको बताना है, दूषित भोजन खाने से और दूषित पानी पीने से होता है। अगर आप बाहर की चीज़ें, खुली वाली चीज़, प्रदूषण से भरी हुई चीज़ों को खाते हैं तो आपको हैजा जैसे डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। साथ ही यह रोग मक्खी के द्वारा भी फैलता है। कहने का मतलब है कि तुरंत उपचार न होने से रोगी 2 घंटे में भी मर सकता है और ये रोग मक्खी के द्वारा भी फैलता है। साथ ही साथ आपको नाइट्रोन्यूमेटिक एसिड को 20 बूंद एवं अमृत धारा की बूंद 5 से 10 बूंद दोनों को मिलाकर अगर आप इसको पीते हैं तो आपका हैजा कम होने के चांसेस होते हैं। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग इस क्लास को पढ़ाई के अकॉर्डिंग पढ़ने के अलावा अपने लाइफ लाइन में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको ये सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से डिसीज़ में हमें कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर की बात ना पता हो या डॉक्टर में नहीं मिल पाते टाइम पे, तो इससे कि हम अपने से भी कुछ मेडिसिन के नाम जानते हो जिससे कि हम तुरंत ले सके या किसी से मंगा सके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे डिसीज़ के बारे में बात करें तो जिसे हम रोहिणी रोग या डिप्थीरिया कहते हैं। डिप्थीरिया रोग जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है और 3 से 5 वर्षों के बच्चों में होता है। ये कॉर्ने बैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया के कारण होता है और इस रोग का संक्रमण वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा होता है। रोग का प्रारंभ हल्के ज्वर और गला खराब होने से होता है। यानी कि आपका अगर हल्का फीवर आ रहा है, गले में खराश आ रही है, गले में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके कारण से मतलब कि आपको पहले लक्षण कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। और इस रोग के बचने के लिए संक्रमण के 24 घंटे के भीतर आपको एंटीटॉक्सिन का उपयोग भी करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और शल्य क्रिया द्वारा झिल्ली को निकाल दिया जाता है, जिससे कि बच्चों में DPT का टीकाकरण भी किया जाता है। आपने नाम सुना होगा कि बचपन में बच्चों को कई सारे टीका लगते हैं, तो इसीलिए जैसे कि आपने सुना होगा चेचक के लिए लगाते हैं, ठीक है, तो DPT का भी टीका लगाया जाता है जिससे कि आपको डिप्थीरिया जैसे डिसीज़ ना हो। अब हम बात करते हैं सिफिलिस या उपदंस भी इसे कहते हैं, इंग्लिश में सिफिलिस डिसीज़ कहते हैं। सिफिलिस डिसीज़ या असुरक्षित लैंगिक संबंधों के द्वारा होता है। ये तब होता है जब आप असुरक्षित रूप से लैंगिक संबंध करते हैं तो वो आपको ये डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। ये वेनरल रोग यानी कि वेनरल रोग इसे हम कहते हैं। अगर आपको इस तरीके का रोग होता है तो इस रोग को हम वेनरल रोग कहते हैं और ये लैंगिक संबंध के द्वारा फैलता है। यह रोग ट्रैपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है वेनरल रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आप बता सकते हैं ट्रैपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग में रोगी के जनन अंग में जो उनका जनन अंग होता है, जो रिप्रोडक्टिव अंग होता है, ठीक है, उसमें घाव हो जाता है और रोग से अधिक विकसित हो जाने पर आपके लीवर, ब्रेन और बोन्स भी साथ ही साथ संक्रमित होने लगते हैं और आपको धीरे धीरे फीवर आने लगता है और आपके शरीर में लकवा भी मार देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक और लकवा मारने का केवल एक ही रीज़न होते हैं, बहुत सारे रीज़न की वजह से लकवा भी और
हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लकवा के बारे में बताया है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को वेनरल रोग होता है तो उस दौरान आपके लीवर, ब्रेन, बोन्स में भी संक्रमित होने लगते हैं और फिर आपको धीरे धीरे फीवर आने लगता है, जिससे कि आपको लकवा मार देता है। जैसे कि आप सुने होंगे किसी को लकवा मार दिया है। और यह रोग एक से अधिक व्यक्ति के यौन संबंध स्थापित करने से फैलता है। यदि आप एक व्यक्ति के अलावा कई व्यक्तियों से यौन संबंध बनाते हैं तो भी आपको ये डिसीज़ हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसी से रिलेशनशिप बनाइए। आपको किसी अन्य लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। और रोगी को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से लाभ होता है। अगर आपको इस तरह के डिसीज़ होते हैं तो आपको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सूजाक या गोनोरिया। गोनोरिया को इंग्लिश में हम इंग्लिश बोलते हैं और सूजाक हिंदी वर्ड है। अगर हम सूजाक की बात करें तो यह रोग का कारण स्त्री एवं पुरुष के मूल मार्ग में पाए जाने वाला नीसेरिया गोनोरियाई नामक बैक्टीरिया है। यानी कि ये स्त्री और पुरुष के जो मूत्र मार्ग होते हैं उसमें पाए जाने वाले ये बैक्टीरिया हैं, जिसका नाम है नीसेरिया गोनोरियाई। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनन तंत्र की श्लेष्मा में प्रभावित होते हैं। इसके संक्रमण से जनन तंत्र की श्लेष्मा प्रभावित होती है और उसमें आपका घाव बन जाता है, जिससे कि लैंगिक संबंध द्वारा ये रोग फैलने लगते हैं और जनन अंग के संक्रमण दूसरे अंग में भी फैल सकते हैं। मूत्र मार्ग में जलन होने लगती है और साथ ही साथ पुरुषों में भी यही चीज़ें लागू होता है। स्त्रियों में इस संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एक पुरुष में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस रोग को एक पुरुष से दूसरे पुरुष में भी फैलाती है और इसीलिए रोगी को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का भी यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 8 नंबर डायरिया। आपने सुना होगा किसी को डायरिया हो गया है, जिसे हिंदी में अतिसार भी कहते हैं। ये डायरिया अतिसार जो होता है वो कैम्पिलोबैक्टर, ठीक है, कैम्पिलोबैक्टर सोलमेनेला तथा एस्केरिसिया कोलाई ये बैक्टीरिया के कारण होता है आपको डायरिया। और ये एक संक्रामक रोग है जो कठिनाई के साथ पचने वाली वस्तुएं जैसे कि सड़े गले फल, दूषित भोजन, जल, सड़ा मांस, मछली खाने से होता है। जब कोई चीज़ बेकार हो जाए या कोई चीज़ जो महकने लगे, स्मेल आने लगे और आपको 1% लगे कि ख़राब हो रहा है, तो उस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस चीज़ के सेवन आप करते हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि वो ख़राब तभी होगा जब उसमें बैक्टीरिया आएंगे। तो बैक्टीरिया आने के बाद अगर आप उसको खाओगे तो बैक्टीरिया तो आपके बॉडी में इंटर कर ही जाएंगे। इसीलिए आपको ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ये इस रोग में ग्रस्त रोगी की आंत में जख्म हो जाते हैं और रोगी को पतले दस्त होने लगते हैं, यानी कि पतले पतले दस्त होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर में जल की कमी हो जाती है, यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है। और अत्यधिक निर्जलीकरण के कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आपको भी पता है पानी की कमी होना यानी कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। हम बात करते हैं 9 नंबर, जिसे हम टिटनेस कहते हैं। टिटनेस की बात अगर हम करते हैं तो टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये जीवाणु धूल, मिट्टी, घोड़े की लीद, चपायों के गोबर में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया वहाँ पर पाया जाता है, याद रखिएगा। इसलिए आपको धूल, बहुत मिट्टी, घोड़े की लीद से दूर रहना चाहिए। चोट लगने पर ये घाव के स्थान से शरीर में प्रवेश कर जाता है। यदि आपको किसी भी तरह का घाव है तो आपको कभी भी धूल मिट्टी पे नहीं जाना चाहिए, उससे बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके बॉडी में ये इंटर कर जाते हैं।
और आंत में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। उसके दौरान गर्दन जबड़े की पेशियों में भी तेज़ी से संकुचन होता है और पूरे शरीर में आपकी ऐंठन होने लगती है और शरीर ऐंठन के कारण धनुषाकार हो जाती है, जिसमें आंत में श्वसन पेशियों के संकुचन से श्वसन क्रिया आपकी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। जब आप श्वसन ही नहीं ले पाओगे, श्वसन ही नहीं कर पाओगे, तो सीधी सी बात है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। और चोट लगने पर ATS का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में चोट जो लगा है उसका घाव जल्दी ठीक हो जाए और किसी तरीके का बैक्टीरिया इंटर ना कर पाए। इस रोकथाम के लिए जन्म के 40 दिन के बाद शिशु को DPT का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे कि उनके बॉडी में अगर गलती से भी किसी तरह का बैक्टीरिया इंटर करता है तो वो सुरक्षित रहे, उनकी मृत्यु ना हो। लास्ट आपका है कोड, जिसे आप लिप्टोशी कहते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कोड किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो माइकोबैक्टीरिया लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण कोड जैसे कि लिप्टोशी डिसीज होता है और इसमें रोगी व्यक्ति में लगातार संपर्क में भी रहने से होता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहोगे तो आपको भी ये डिसीज होने के चांसेस होते हैं। कोढ़ में त्वचा में घाव हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं और धीरे धीरे उंगलियां और नाक आदि में भी गल जाते हैं। साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र में भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। उंगलियों में उत्तेजना समाप्त हो जाती है, जो करने की कैपेसिटी होती है, उंगलियों की जो तेज से काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो रुकने लगती है, धीरे काम करने लगती है। और साथ ही साथ इस उपचार के लिए आपको एक मेडिसिन लेना चाहिए, जिसे डेप्सोन के नाम से जानते हैं। ये प्रतिजैविक औषधि है, इसका प्रयोग आपको करना चाहिए, जिससे कि ये कम बढ़े और जल्दी ठीक होने के चांसेस हों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। बैक्टीरिया से जितने भी डिसीज़ आपको होते हैं वो सारे डिसीज़ के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी क्या और भी चाहते क्या हैं आप, इच्छाएं क्या हैं आपकी, हमें कमेंट करिएगा। क्या आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, फिर जो भी है कमेंट करके बताइए, जिसके कारण हम आपको आगे की क्लासेस आपके अकॉर्डिंग दे पाएँ।